प्यारे दोस्तों, ये सच्ची वाकया पेश आया। एक हाफिज कुरान लड़की के साथ कैसे एक जीन उस पर आशिक हो गया तो उस लड़की की सारी कामों में मदद करता था। फिर उन दोनों के बीच कुछ ऐसा होने लगा जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। इसलिए इस खूबसूरत सा वाकया को आखिर तक जरूर सुनिएगा। बाजी ने मुझे सबका याद करने के लिए दिया। कहने लगी कि अब तुम्हारा आखिरी सबका है और ये आखिरी सूरतें ही रह गई हैं जो तुम्हें याद करनी है। जल्दी से इन सूरतों को याद कर लो और अच्छा सा टेस्ट भी देना। तब मैं इंतजामिया से कहकर तुम्हें भी इसी दर्स में नौकरी लगवा दूंगी। यह सुनकर मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। मैं वैसे भी दिल से अपना सबक ही याद किया करती थी। कुरान पढ़ते हुए मुझे अजीब ही सुकून मिलता था और अब तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। मैं सबक याद करते करते उस बेर के पेड़ के नीचे आकर बैठ गई थी, क्योंकि आसपास बच्चों का बहुत शोर था, मगर यहां पर खामोशी थी। जैसे ही मैं वहां बैठी और अभी कुरान खोलने ही वाली थी, मेरी गोद में एक गुलाब का फूल आकर गिरा। मैं हैरान परेशान रह गई। अपने आसपास देखा, कोई भी नजर नहीं आ रहा था, मगर मेरे दिमाग में यह बात जम गई कि यह गुलाब का फूल मुझे किसने दिया है। और ये आज तीसरी बार हो रहा था। जब भी मैं उस पेड़ के नीचे बैठती थी, एक गुलाब का फूल जरूर मेरी गोद में गिरता था। और ये फूल गिराने वाला कौन था, उसका मकसद क्या था, ये मैं नहीं जानती थी। मैं जल्दी से वहां से उठी और बाजी को अलग ले जाकर उन्हें ये बात बताई। बाजी कहने लगी, तुमसे तो मैंने मना किया था कि इस बेर के पेड़ के नीचे मत बैठा करो, मगर तुम बात ही नहीं सुनती। वो झल्लाई हुई थी। उनका गुस्सा देखकर मैं सहम गई। बाजी, क्या हुआ है? मैंने ऐसा क्या कर दिया? यहां बहुत ज्यादा शोर था, इसलिए ही तो मैं उस पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। बाजी कहने लगी, देखो, इस पेड़ पर जिन्नात है। कई बार लोगों ने इस पेड़ पर किसी का साया देखा है, किसी को हंसते हुए देखा है, कभी किसी की आवाज सुनी है। छोटे बच्चों को ऐसी मखलूकात नजर आती हैं। छोटे बच्चे बीमार भी पड़ जाते हैं। इसलिए मैं किसी को भी इस बेर के पेड़ के पास नहीं जाने देती। और अगर अब तुम वहां गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बाजी की बातें मेरे दिमाग में गूंजने लगी थीं। मेरे दिल में यह सोचकर डर पैदा होने लगा कि अगर वहां सच में कोई जिन्न है और अगर वो मेरे पीछे पड़ गया, मुझ पर आशिक हो गया, तब क्या होगा? मेरी जिंदगी तो पहले ही बहुत मुश्किल है। ताई ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। ऐसे में अगर किसी जिन्न का भी मेरी जिंदगी में दखल शुरू हो गया, तब तो मैं क्या करूंगी? मैंने ऊंची आवाज में कुरान आयतों का विर्द करना शुरू कर दिया था और फिर मेरे दिल से वो डर जाता रहा। मैं सुकून महसूस करने लगी। रात को जब मैं अपने उस छोटे से स्टोर नुमा कमरे में सो रही थी, जहां फालतू लकड़ी और कबाड़ पड़ा था और कमरे के एक कोने में छोटी सी चारपाई थी जो मुझे सोने के लिए दी गई थी। मुझे बहुत ज्यादा गर्मी का एहसास हो रहा था। गर्मियों में उस कमरे में सोना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता था। मुझे अपनी ताई और कजन का कमरा याद आता, जहां एसी लगा था और उनकी ठंडक में नींद भी बहुत कमाल की आती थी। और एक मैं थी, बदनसीब, जिसके पास एक छोटा सा पंखा था जो घड़-घड़ की आवाज से सिर्फ शोर करता था। उसकी आवाज बहुत ज्यादा थी। मैं दिन भर की थकी हुई थी। आंखें मुंह कर जब लेटी तो इतनी गर्मी होने के बावजूद भी नींद ने मुझे अपनी आगोश में ले लिया था। सोते हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी जब मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं किसी ठंडे कमरे में आ गई हूं। मुझे अचानक से राहत का एहसास होने लगा था। सर्दी बढ़ने लगी थी। मैं अपने आप में सिमटने लगी। हैरान थी कि इतनी गर्मी के मौसम में सर्दी कहां से आ गई। मैंने एक तरफ रखा हुआ मोटा सा कंबल अपने ऊपर ओढ़ लिया था और फिर से नींद की वादियों में उतर गई। अगले दिन ताई की आवाज पर मेरी आंख खुली। कहने लगी, देखो, दिन चढ़ा आया है। कब से तुम सो रही हो? तुम्हारे उठने का मैं इंतजार कर रही हूं। और ये क्या, इतनी गर्मी में तुमने कंबल लपेटा हुआ है? क्या बहुत सर्दी लग रही थी तुम्हें? ताई ने तंजिया लहजे में कहा तो बाहर से ताजी की हंसी की भी आवाजें सुनाई दी। कहने लगी, मां,
इस बेवकूफ को सर्दी गर्मी से क्या लेना, सारे मौसम तो ये इसी छोटे से कमरे में बिता देती है। इसे कहो जल्दी से नाश्ता बनाए, मुझे फिर पार्लर भी जाना है। मैं जल्दी से अपने कमरे से बाहर आई थी ताकि डर के सारे काम निपटा सकूं और फिर मदरसे जा सकूं। मैं हर रोज सुबह सारे काम निपटाकर मदरसे जाती थी और फिर एक बार शाम जब मैं सारे काम निपटाकर मदरसे में जाने लगी तो ताई ने मुझे रोक दिया। ये क्या तुम रोजाना मुंह उठाकर घर से बाहर चली जाती हो? तुम्हें बिल्कुल भी इस बात का एहसास नहीं है कि आज घर में मेहमान आने वाले हैं। वो शाइस्ता को देखने के लिए आ रहे हैं। आज घर को भी साफ सुथरा रखना है और मेहमानों के लिए खाना भी इतना बेहतरीन बनाना है कि जिसके स्वाद को वो मुद्दतों याद रखें और मेरी बेटी को भी आकर अपने घर लेकर जाएं। ताई की बात पर मैं गहरी सांस लेकर रह गई थी। आज मेरा मदरसे जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। आज मैंने जो भी पूरा महीना सबक याद किया था उसका आज टेस्ट था। अगर मैं आज न जाती तो बाजी समझती कि मैं बहाना बना रही हूं, झूठ बोलकर छुट्टी कर रही हूं। मगर ये बात मैं अपनी ताई को कैसे समझा सकती थी? उन्होंने जो बात एक बार अपने मुंह से निकाल दी वो उसी बात को सही समझती थी। अगर उनकी बात पर एतराज किया जाए, उन्हें टोक दिया जाए तो उनका गुस्सा आसमान को छूने लगता था और उस वक्त मैं उनके और ज्यादा गुस्से की मोहतमिल नहीं हो सकती थी। इसलिए मैंने अपना कुरान पाक और अपनी कॉपी अपने कमरे में रख दी और खुद किचन में आ गई थी। गर्मी से मेरा बुरा हाल हो गया था, गर्दन पर पसीना बह रहा था, मगर अचानक से मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मुझे हाथ से पंखा झल रहा हो। मुझे अचानक से ठंडी हवा के झोंके महसूस होने लगे थे। मैं बुरी तरह घबरा गई। पीछे पलटकर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। मैं हैरान परेशान रह गई कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। रात को भी इतनी शदीद गर्मी में मुझे अचानक सर्दी का एहसास हुआ और अब फिर ये ठंडी हवा के झोंके क्या मायने रखते हैं? कौन है यहां पर? मेरे मुंह से डरते डरते आवाज निकली, मगर हर तरफ खामोशी थी। मैं अपनी सोच पर खुद ही हंस पड़ी थी। भला यहां पर मेरे अलावा और कौन है जिससे मेरा ख्याल होगा? सब लोग तो अपने अपने कमरों में आराम कर रहे हैं। मैंने बहुत सारा प्याज, टमाटर और बाकी मसाला शेल्फ पर रखा था ताकि एक साथ ही सबको काट सकूं। अब जैसे ही मेरी प्याज के टोकर पर नजर पड़ी तो मैं हक्का बक्का रह गई। सारी प्याज बिल्कुल एक ही तरतीब से एक बर्तन में कटी हुई पड़ी थी और बाकी चीजें भी अपनी अपनी जगह पर मौजूद थीं। खौफ से मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। अब मुझे इस बात का यकीन हो गया था कि यहां पर मेरे अलावा कोई और भी है, मगर वो है कौन और मुझे अपनी मौजूदगी का एहसास क्यों दिला रहा है? मुझे बहुत डर लग रहा था, मगर अपने डर का इजहार किससे करती? अगर ताई से करती तो वो मेरा मजाक उड़ाती, मुझ पर हंसती, कहती कि तुम्हें काम छुड़ाने से बस बहाना चाहिए। मैं उनकी ऐसी तंजिया बातों से बहुत ही ज्यादा घबराती थी। इसीलिए मैंने अपने खौफ को अपने दिल में ही छुपा लिया था। मैंने सोचा कि कल जब मदरसे जाऊंगी तो तब बाजी से इन बातों का जिक्र करूंगी। बाजी ही इस मसले का कोई ना कोई हल निकाल सकती है। मैं जल्दी से सारे काम निपटाने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई और भी है जो कामों में मेरी मदद कर रहा है, क्योंकि जो काम मैंने 4 घंटे में करना था वो 2 घंटे में मुकम्मल हो गया था। ताई जब बावर्ची खाने में आई तो वो भी हैरान रह गईं। अरे ये क्या, तुमने इतना जल्दी सब कैसे कर लिया? कहीं खाना खराब तो नहीं कर दिया जल्दी जल्दी के चक्कर में? मुझे लगता है कि तुमने खाने का सत्यानाश कर दिया है। वो एक एक करके सारे खाने चखने लगी। मेरा दिल पूरी तरह से घबरा रहा था, जैसे पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएगा। मैं घबराए हुए अंदाज में ताई को देख रही थी कि न जाने वो अब क्या कहेंगी, मगर उनके चेहरे के तासुरात, भाव नाकाबिले फहम थे। कुछ भी कहे बिना वो बावर्ची खाने से बाहर निकल गई थी। पूरा दिन मैंने किचन में गुजार दिया था। शाम के करीब वो मेहमान घर में आए थे। देखने में वो बहुत अच्छे और मिलनसार लोग नजर आ रहे थे। मैंने सोचा कि अच्छा है, अगर ताजी की शादी इस घर में हो जाती है तो ताई को भी सुकून आ जाएगा और हो सकता है कि तब उनका रवैया मेरे साथ बेहतर हो जाए। ताजी का रंग भी दबा हुआ था, कद भी छोटा था। जो भी उसे देखने के लिए आता था वो नापसंद करके चला जाता।
मेरे गोरे रंग के सामने तो वो बिल्कुल ही फीकी पड़ जाती थी। इसीलिए ताई कहती थी कि तुम मेहमानों के सामने नहीं जाओगी, और मुझे क्या जरूरत थी बेवजह बेइज्जत होने की। मैं काम खत्म करके अपने कमरे में आ गई थी। आज ताई की वजह से न मैं सुबह मदरसे में जा सकी और न ही शाम को, क्योंकि अब तो बहुत वक्त बीत गया था। वो लोग वापस चले गए थे। ताई का मूड आज बहुत खुशगवार था। कहने लगी कि वो लोग बहुत अच्छे से हमसे मिलकर गए हैं। मुझे यकीन है कि वो घर जाकर कोई सकारात्मक जवाब जरूर देंगे। उनका अंदाज बता रहा था कि उन्हें मेरी बेटी पसंद आ गई है। तब मैं भी ये सुनकर कुछ मुतमिन सी हो गई थी। ये सब बातें उन्होंने ताया को बताईं तो इत्तेफाक से मैंने भी सुन ली, वरना तो वो हर बात मुझसे छुपा कर किया करती थी। किचन में सारे बर्तन मैंने धोने के लिए रख दिए थे। सोचा था कि रात को नमाज पढ़ के ही धोऊंगी। वैसे भी मैं बहुत थक गई थी। जिस्मानी तौर पर तो आज मैंने काम कम किया था, क्योंकि आज मेरा काम बहुत जल्दी से निपट गया था, मगर मैं जहनी तौर पर बहुत थक गई थी। पूरा दिन जो एक खौफ के एहसास ने मुझे अपने घेरे में लिए रखा था, उसने जैसे मेरी जान ही निकाल दी थी। जब मैं बावर्ची खाने में आई तो एक बार फिर से खौफ के एहसास ने मुझे घेर लिया था, क्योंकि सारे बर्तन धुलकर अपनी जगह पर रखे हुए थे। मैंने घबराकर पीछे मुड़कर देखी कि कहीं ताई बावर्ची खाने में न आ जाए। वो पूछेंगी तो क्या जवाब दूंगी। मैं किचन में पड़ी हुई उस छोटी सी कुर्सी पर बैठ गई थी और सोच रही थी कि वो कौन है जिसे मेरा इतना ख्याल है, जिसे मेरा इतना एहसास है। वरना आज तक तो मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं किसी के लिए अहमियत रखती हूं। कोई मेरे बारे में भी सोच सकता है। मुझे अपने आसपास एक खुशबू का एहसास होने लगा था, एक भीनी भीनी खुशबू का एहसास जो मेरे पूरे वजूद में उतरती जा रही थी। मैं उस खुशबू को सांस रोककर अपने वजूद में उतारती जा रही थी। कभी मुझे अचानक से फिर से खौफ का एहसास होने लगा था, ये सोचकर कि मेरे आसपास कोई नादिदा मखलूक है जो मेरी मदद तो कर रही है, मगर है तो वो एक गैर इंसानी मखलूक। न जाने वो जिन है, चुड़ैल है, कौन है। और अगर ऐसा न हो कि इस मदद करने के बावजूद में वो मुझसे कुछ और मांग ले, मुझसे मेरी मदद करने का सौदा कर ले, तब मैं क्या करूंगी। अगर उसने मुझसे मेरी जान मांग ली, मेरी जिंदगी छीन ली तो। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे जब मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अपने हाथों की उंगलियों से मेरे आंसू साफ कर रहा हो, और फिर मेरे कानों से वो आवाज सुनाई दी थी, तुम रो मत, तुम्हें रोता हुआ देखना मेरे लिए आसान नहीं है। तुम हंसते हुए अच्छी लगती हो। मैं तुम्हें सारी जिंदगी हंसता देखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी जिंदगी में कभी गम ना आए, और जब भी तुम्हारी जिंदगी में दुख हो वो मैं निकाल दूं। मैं बुरी तरह खौफजदा हो गई थी। ये कौन था जो मेरे बेहद करीब था, मगर करीब होने के बावजूद भी मुझे नजर नहीं आ रहा था। मैं हैरान नजरों से आगे पीछे मुड़कर देख रही थी, और तभी मुझे उसकी हल्की सी हंसी की आवाज सुनाई दी थी, और फिर मुझे अपने सामने एक साया सा नजर आया था। देखते ही देखते वो साया एक इंसानी वजूद में बदल गया, और मैं आंखें फाड़े उसे देखने लगी थी। और ये सिर्फ एक लम्हे का ही खेल था। वो अपनी जगह से गायब हो गया था। मैं बुरी तरह घबरा गई थी। अपनी जगह से उठी और अपने कमरे में आकर ही दम ली। मेरी सांसें तेज तेज चल रहा था, और दिल इतना तेजी से धड़क रहा था जैसे पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएगा। कमरे का दरवाजा बंद करके मैं उसके साथ टेक लगाकर खड़ी हो गई थी। कितनी देर तक मेरी ऐसी हालत रही, और फिर मैं अपने बिस्तर पर आकर बैठ गई, और एक बार फिर से मैं रोने लगी थी। मुझे बहुत डर लग रहा था। एक अजीब से डर का एहसास हो रहा था। जब मुझे अपने पास किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ, मैंने सर उठाकर देखा तो वही लड़का मेरे पास था। कहने लगा, तुम्हें मैंने मना भी किया है कि तुम रो मत। तुम्हारा रोना देखकर मुझे दुख हो रहा है, तो तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही। क्या वह नकली नाराजगी से बोला, तो मैं बुरी तरह डर गई थी और भी जोर से रोने लगी थी। अब वह घबरा गया। कहने लगा, देखो, अगर तुम इस बात पर डर रही हो कि मैं एक जिन हूं, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचा दूंगा, तो तुम इस बात को अपने जहन से निकाल दो। मैं तुम्हें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बल्कि जो तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा, जो तुम्हें तकलीफ देगा, मैं उसे तकलीफ दूंगा। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, तुम्हारी मदद करना चाहता हूं,
तुम्हारी जिंदगी में आसानी लाना चाहता हूं। मैं तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई मुश्किल नहीं लाऊंगा और ना ही मेरी वजह से कभी तुम किसी मुसीबत में पड़ोगी। मैं हैरानी से उसे देख रही थी। मगर तुम ऐसा क्यों करोगे? मैंने तो सुना है कि जब जिन किसी पर आशिक हो जाते हैं, किसी के पीछे पड़ जाते हैं, तो उसे नुकसान पहुंचाते हैं। कभी कभी तो उसकी जान भी ले लेते हैं। उसे जिंदगी में कभी सुकून का पल नहीं लेने देते। तो फिर तुम एक ऐसे मुमकिन है कि तुम मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं करोगे? वह हंस पड़ा था। कहने लगा, दुनिया में अच्छे और बुरे हर तरह के जिन्नात पाए जाते हैं। जैसे तुम्हारे यहाँ अच्छे इंसान भी हैं और बुरे इंसान भी, उसी तरह से जिन्नात का भी यही मामला है। आहिस्ता आहिस्ता मेरा डर खत्म होने लगा था और फिर मैं उसके साथ अपने दिल की बातें करने लगी थी। उसने बताने लगी कि मैंने जिंदगी में कितनी मुश्किलात देखी हैं। छोटी सी थी जब माँ बाप इस दुनिया से गुजर गए, ताया ताई पर मेरी जिम्मेदारी आ गई। ताया का रवैया तो मेरे साथ मुनासिब था। कभी कभार मेरा ख्याल भी रखते और मेरी जरूरत के बारे में पूछ भी लेते। मगर ताई और उनकी बेटी, वह तो मुझे नौकरानी से ज्यादा हैसियत देने पर तैयार ही नहीं थी। मेरी बातों को सुनकर कहने लगा कि जल्द ही उन लोगों को भी अपनी गलती का एहसास होगा। फिक्र मत करो, अल्लाह अपने बंदों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। तुमने जिंदगी में जो भी सब्र किया है, जितना बर्दाश्त किया है, उसका अज्र तुम्हें अल्लाह की जात देगी। कभी भी अपने रब से मायूस मत होना। मैं उसके साथ कितनी देर तक बातें करती रही और फिर न जाने कब मैं नींद की वादियों में उतर गई थी। जब वह मोहब्बत भरी नजरों से मुझे देखता रहा था, मुझे उससे झिझक भी हो रही थी, शर्म का एहसास भी हो रहा था। मगर आज मेरे दिल ने वो महसूस किया था जो इससे पहले कभी नहीं किया था। मेरे दिल पर मोहब्बत ने दस्तक दे दी थी और वह मोहब्बत किसी इंसान की नहीं बल्कि किसी जिन की थी। मुझे डर भी था कि इस मोहब्बत का अंजाम क्या होगा। जिस रास्ते पर मैं चल पड़ी हूं, वह मुझे किस मंजिल पर लेकर जाएगा। मगर कहते हैं ना, दिल पर किसी का भी काबू नहीं होता, तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं उस जिनजादे के साथ मोहब्बत के सफर पर कदम रख चुकी थी। हर तरह के खदशात को भुलाकर, सारी चीजों को फरामोश करके पता था तो बस इतना कि मैं सिर्फ संतोष की हूं और किसी की नहीं। उसके अलावा कोई मेरी जिंदगी में शामिल नहीं हो सकता। ताई और ताजी का रवैया मेरे साथ वैसा ही था। उस दिन जो लोग ताजी को देखने के लिए आए थे, उन्होंने घर जाकर मेरे लिए पसंदीदगी का इजहार किया था। न जाने उन्होंने मुझे कब देखा, मैं तो उनके सामने नहीं आई। और जब यह बात ताई को पता चली तो उनका गुस्सा देखने लायक था। उस वक्त मैं मदरसे में थी। मैंने टेस्ट बहुत अच्छे से दे दिया था। बाजी ने इंतजामिया से बात करके मुझे मदरसे में मुअल्लिमा लगवा दिया था। मैंने इसलिए मदरसे से आलिमा का भी कोर्स किया था। कुरान पाक भी यहीं से हिफ्स किया था। इसलिए बाजी जानती थी कि मैं कितनी काबिल हूं और वह यह भी जानती थी कि मुझे नौकरी की जरूरत भी है। मैं बच्चों को भी अच्छे से पढ़ाऊंगी। बस कभी उन्होंने मेरे लिए इंतजामिया से बात कर ली थी। वो लोग मुझे अच्छी खासी तनख्वाह दे रहे थे। ताई को जब ये बात पता चली तो बहुत खुश रही। कहने लगी, अच्छा है जो तुम्हारे पास पैसे आएंगे वो तो मेरे हाथ पर रखोगी, तो मैं तुम्हारा दहेज बनाऊंगी। मुझे यही परेशानी थी कि तुम्हारे ताया की कमाई में तो घर का गुजारा मुश्किल से होता है। ताजी का दहेज हम मुश्किल से बनाएंगे। ऐसे में तुम्हारा दहेज बनाना और फिर शादी करना, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलो, वो चाहे कुछ साल तक तुम नौकरी करोगी तो तुम्हारे पैसों से ये फर्ज भी अदा हो जाएगा। उनकी बात पर मुझे गुस्सा तो बहुत आया था। इस घर पर मेरा भी हक था। जितना ताजी का हक था उतना मेरा भी। इस घर में तो मेरे अब्बू का भी आधा हिस्सा बनता था। इस तरह से मैं भी उस हिस्से की आधी मालिक थी। मगर कोई भी इस बात को मानता नहीं था और ना ही मेरे सामने इस बात को दोहराता था। और मैं तो थी ही डरपोक। मैं तो ऐसी बात कहने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। जब घर आई तो ताई ने मुझे बालों से पकड़ लिया। इससे पहले कि वो मेरे चेहरे पर थप्पड़ मार देती, उनका हाथ हवा में अटका रह गया। वो बुरी तरह डर गई। तो अभी वो मुझे देख रही थी तो कभी अपने हाथ की तरफ जो हवा में ऐसे ठहर गया था जैसे किसी ने उसे थाम लिया हो, और उसे थामा ही तो था संतोष ने। और वो बहुत गुस्से से ताई को देख भी रहा था।
मुझे संतोष नजर आ रहा था, मगर ताई उसे अपनी इंसानी आंख से देखने से लाचार थी। उनके चेहरे पर हवाएं उड़ने लगी। उन्होंने मेरे बालों को छोड़ दिया। तब मैंने धीरे से संतोष को इशारा किया कि वो ताई को छोड़ दे। मैं अपने कमरे में आ गई और ताई चुपचाप अपने कमरे में चली गई थी। पूरा दिन गुजर गया था। उनकी दोबारा मुझे आवाज सुनाई नहीं दी थी। ना उन्होंने मुझे ये कहा था कि घर के कामकाज करो। ताजी भी बिल्कुल चुप थी। महज 2 दिन तक ये ताई चुप और डरी सहमी सी रही थी, मगर तीसरे दिन वो फिर से पहले जैसी हो गई। दोबारा जब उन्होंने छोटी सी बात पर मुझ पर हाथ उठाया तो फिर से उनके साथ ऐसा हुआ था, मगर अब की बार संतोष ने उनके बाजू को जोर से झटका दिया था। वो तेवर खाकर जमीन पर गिर पड़ी थी। वो बुरी तरह रोने लगी, चिल्लाने लगी। उसी वक्त ताया अभी घर पर आ गए। ये सब देखकर मैं बुरी तरह घबरा गई थी। ताया और ताजी ताई को लेकर अस्पताल चले गए थे और मैं अपने कमरे में आकर बैठ गई। तुमने ऐसा क्यों किया? संतोष, तुमने उन्हें तकलीफ पहुंचाई है, उन्हें चोट दी है। उन्हें कितना दर्द हो रहा होगा। अगर उनका बाजू टूट गया तो संतोष अब मुझे भी खुद से घूरने लगा। और जो कुछ वो तुम्हारे साथ करती हैं, कितने सालों से वो तुम्हें तकलीफ दे रही हैं। तुम्हारी रूह पर जो उन्होंने जख्म लगाए हैं, उसका इलाज कौन करेगा बताओ मुझे। अब उसकी बात पर मैं बिल्कुल चुप हो गई थी। क्या कहती? वो मेरे लिए ऐसा ही जुनूनी था। कोई मेरी तरफ तेरी आंख से भी देखता तो वो उसकी आंख निकालने पर तुल जाता था। और मैं सोचती कि अगर मैं किसी इंसान से मोहब्बत करती तो क्या वो भी मेरे लिए इतना ही जुनूनी होता? क्या वो भी मेरे लिए ऐसा ही रक्षक बनता जैसा ये जिनजादा था? शाम को जब वो लोग घर वापस आए तो वो तीनों ही बिल्कुल चुप थे। आज ताया ने भी मुझे सर्द निगाहों से देखा था। जब मैं ताई की तबीयत पूछने के लिए उनके पास गई तो उन्होंने मेरा हाथ झटक दिया। कहने लगी कि तुम मेरे करीब मत आओ। मुझे नीचा दिखाने के लिए तुम जादू टोना कर रही हो। मदरसे में जाकर कुरान पाक हिफ्ज करने का बहाना बनाकर तुम किसी नापाक जादूगर के पास जाती हो और उससे ये जादू टोना सीखती हो ताकि मुझे और मेरी बेटी को नीचा दिखा सको। इसीलिए तो मेरी बेटी का कहीं रिश्ता नहीं होता। और आज जो कुछ हुआ है वो तो तुम्हारे ताया ने भी अपनी आंखों से देखा है। अब हम तुम्हें जल्द ही इस घर से निकालकर बाहर फेंक देंगे। मैंने अपनी सफाई में बोलने की कोशिश की, मगर ताई मेरी बात सुने बिना अपने कमरे में चली गई थी। जब मैंने रात को खाना बनाया तो किसी ने खाना भी नहीं खाया था। ताजी कहने लगी, तुमने पता नहीं खाने में क्या मिलाया होगा। हमें तावीज पिलाती हो, खाने में तावीज मिलाकर देती हो, तो हमें जान से मारना चाहती हो। अब हम खाना खुद ही बनाया करेंगे। एक एक करके घर के सारे काम उन्होंने करने शुरू कर दिए थे। दूसरी तरफ मेरे साथ भी अजीब सिलसिला शुरू हो चुका था। जब से मेरी जिंदगी में संतोष आया था तब से मैं डर और खौफ को भूल ही चुकी थी, मगर पिछले कुछ दिनों से मेरे साथ अजीब ही घटनाएं हो रही थीं। रात को सोते हुए मुझे अपने नाम की पुकार सुनाई देने लगती। मैं हर बार उठ बैठती, सोचने कि शायद मुझे संतोष ने बुलाया है, मगर संतोष तो कहीं भी नहीं था। कितने दिन गुजर गए थे वो दोबारा मुझे कहीं नजर ही नहीं आया। और ये डरावनी आवाज ये किसकी थी? एक दिन मैं अपने कमरे से निकलकर बाहर आ गई। मैं दिल ही दिल में ये सोच रही थी कि शायद संतोष मेरे साथ मजाक कर रहा है। शायद वो मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। मुझे बहादुर बनाने के लिए वो कोई खेल रच रहा है। आवाज के पीछे मैं कमरे से निकलकर बाहर आ गई थी। जब आंगन में मुझे एक साया खड़ा नजर आया था, मैं तेजी से उसके पास आई। संतोष, तुम यहां हो? कितने दिन हो गए हैं तुम दोबारा मेरे पास नहीं आए। मैं तुम्हें याद कर रही थी। तुम्हें जरा एहसास नहीं हुआ कि मुझे इंतजार करवाना अच्छी बात नहीं है? अब जब उसने पलट कर देखा तो मेरे मुंह से चीख निकल गई थी। मैं बुरी तरह चिल्ला